बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहरियत तरमीमी एक्ट और एनआरसी को लेकर आज जुमे को भी दिल्ली सहित मुल्क के अलग अलग हिस्सों में पुरअमन मुजाहरे हुए। अब इसे उलेमा हजरात की अपील का असर कह लें या फिर कानून को लेकर बेदारी। गुज़िश्ता जुमे के मुकाबले एहतजाज इस जुमे को पुरअमन रहा, लेकिन पिछले एक हफ्ते में तशद्दुद पर आमादा लोगों पर हुई सख्त कार्रवाई भी इसकी वजह हो सकती है। इस बीच यूपी में तशद्दुद भड़काने की साजिश के इल्जाम में पुलिस ने पीएफआई के 6 कारकुनान को धर दबोचा है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, इनमें से 2 मेरठ में पकड़े गए हैं जबकि 4 शामली के कैराना में गिरफ्तार किए गए हैं। यूपी पुलिस का कहना है कि उसने पीएफआई के रियासती चीफ वसीम को भी गिरफ्तार किया है। हालांकि पीएफआई इस तरह की कार्रवाइयों में मुलव्विस नहीं होने की बात कह रही है। सवाल बार बार उठ रहे हैं कि मुजाहिरीन को तशद्दुद पर आमादा किसने किया, कौन कर रहा है एनआरसी, एनपीआर और सीएए को लेकर सियासत। फिलहाल इंतजामिया की सख्ती का असर हुआ है और लोग समझ भी रहे हैं कि उन्हें कहीं किसी का सियासी टूल तो नहीं बनाया जा रहा है, इस तरह से उन्हें इस्तेमाल तो नहीं किया जा रहा है, क्योंकि कभी उन्हें बताया जाता है कि सीएए एंटी मुस्लिम है, कभी दिल्ली की जामा मस्जिद के बाहर मुजाहरे में चंद्रशेखर उर्फ रावण कहते हैं कि एनआरसी एंटी दलित है, तो अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि एनआरसी गरीब मुखालिफ है। तो शायद अब लोग समझने लगे हैं कि कहीं उन्हें सियासत का शिकार तो नहीं बनाया जा रहा है। फिलहाल आज का जुमा पुरअमन रहा पिछले जुमे के मुकाबले। मैं कुछ रद्दअमल आपको सुनवाना चाहता हूं, क्योंकि वही कांग्रेस है ये जो कि सीए को एंटी मुस्लिम बताती है, फिर राहुल गांधी कहते हैं कि एंटी गरीब है सीए एनआरसी, और वही कांग्रेस है जो कहती है कि फौज सवाल के काबिल सवाल उठाने लायक है। संदीप दीक्षित का वो बयान भी आया जिसको लेकर अभी मैंने हेडलाइंस पर जिक्र किया। तो मैं कुछ रद्दअमल आपको सुनाना चाहता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। पॉपुलर फ्रंट पर भी जो इल्जाम लगाया है कि इन्होंने हिंसा फैलाई, लेकिन कहीं पर मीडिया में यह नहीं कहा कि कैसे फैलाई। भाई इतना आसान है क्या? या कोई भी एक संगठन जिसके चंद मेंबर है, यूपी में तो हम नए हमने काम शुरू किया है, एक चंद मेंबर इतना बड़ा एक हिंसा फैला सकते हैं क्या? इसमें असल बात यह है कि जहां तक रिपोर्ट्स हैं, मीडिया में अलग अलग रिपोर्ट आए, प्रोटेस्ट पीसफुल थे, अलग अलग संगठनों ने किया, अलग अलग आवाम ने किया, किसी एक तंजीम ने मिलकर ये प्रोटेस्ट नहीं किया, और इसको किसी एक तंजीम का प्रोटेस्ट भी नहीं था, पब्लिक का प्रोटेस्ट था। इस पर जानबूझकर सेक्शन 144 लगाकर इसको वायलेंट रूप दिया गया ताकि इसको एक साइलेंस किया जाए। और यूपी के बारे में देखिए, इससे पहले ही आपने कभी देखा है एक स्टेट का चीफ मिनिस्टर कहता है कि हम बदला लेंगे। किससे बदला लेंगे? आपके वोटर से बदला लोगे आप? तो जब चीफ मिनिस्टर ही कहता है कि हम बदला लेंगे, इसका मतलब पहले से ही माइंडसेट था, पुलिस को इंस्ट्रक्शन था कि छोटा प्रोटेस्ट रहा तो भी उसको आप वायलेंटली बंद करो। और उसके बाद अब ये पूरे कहानियां लेके आ रहे हैं कि आईएसआई, कश्मीर, पाकिस्तान और अन्य मुस्लिम संगठनों का नाम ले रहे हैं। ये कहानियां हैं उनकी फेलियर छुपाने के लिए। चाहे एनआरसी हो, चाहे एनपीआर हो, ये हिंदुस्तान के गरीब लोगों पर एक टैक्स है। अफसर के पास जाइए, गरीब आदमी जाएगा, अपने कागज दिखाइए, रिश्वत दीजिए, आपका नाम थोड़ा गलत है तो रिश्वत दीजिए। करोड़ों करोड़ों रुपए हिंदुस्तान की गरीब जनता के जेब में से निकालकर उन्हीं 15 लोगों के जेब। मैं देश की जनता को कहना चाहता हूं और विशेषकर माइनॉरिटी के भाइयों बहनों को कहना चाहता हूं, यह बिल अब बन चुका है, भारत सरकार की वेबसाइट पर है। ये कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस एंड कंपनी अफवाहें फैला रही है कि इससे माइनॉरिटी की, मुसलमान भाइयों की नागरिकता जाने वाली। मैं चैलेंज देता हूं यहां से राहुल बाबा को, ये पूरे एक्ट के अंदर एक भी जगह पे किसी की भी नागरिकता लेने का अगर प्रावधान है तो कृपया आप बता दीजिए। देखिए, जिस तरीके का माहौल हमारे मुल्क में हो रहा है ना, समझे, उससे आपस में जो है ना इख्तलाफ पैदा होता है, रंजिश पैदा होती है और एक दूसरे को तकलीफ़ पहुंचती है। एक दूसरे को एक आपस में तकलीफ़ पहुंचाना अच्छा नहीं है। और जो हालात सामने आ रहे हैं कि पूरे मुल्क में आग लगी हुई है, तो उस चीज़ को देखते हुए हमने अमन और शांति के लिहाज से अपने लोगों को कहा कि भाई आप रोज़ा रखें, रोज़ा रख कर के जुमा पढ़ें और अल्लाह से दुआ करें कि हमारे मुल्क में अमन व अमान कायम हो और ऐसा कानून नाफिज ना हो जिससे एक दूसरे को तकलीफ़ पहुँचे और इंसानियत का दर्द सबके दिल में हो।
जो कि हम लोगों के नज़दीक पूरे हफ्ते में सबसे अहम और इम्पोर्टेंट दिन जुम्मे का दिन होता है और उस दिन लोग मस्जिदों में खुसूसी नमाज़ें अदा करते हैं और अल्लाह ताला दुआएं जल्दी कबूल करता है। इसलिए मेरी तमाम मुसलमानों से अपील है कि जुम्मे की नमाज के बाद पूरे मुल्क में अमन और शांति के लिए खुसूसी दुआएं करें और उसी के साथ साथ जिन लोगों के लिए मुमकिन हो वो जुम्मे के दिन रोज़ा रखें और अपने घर में अपने महल्ले की मस्जिद में अफ्तार करें और अफ्तार के वक्त जो उनकी दुआएं जल्दी कबूल होती हैं तो इसके लिए खुसूसी दुआएं करें कि अपने मुल्क में हर तरीके से अमन अमान कायम रहे और ये मुल्क इस मुल्क के दस्तूर और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलता रहे और इस मुल्क में तमाम शहरियों को उनका जायज़ हक और हुकूक हासिल रहे। तो जुमा पिछले जुमे के मुकाबले पुरअमन रहा है और लगातार कार्रवाइयां हुई हैं सख्ती के साथ में। जिन्होंने तशद्दुद बर्पा किया था गिरफ्तारियां हुई हैं। पीएफआई का नाम बार बार आ रहा है, हालांकि वो इससे इनकार करते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में बड़ी गिरफ्तारियां हुई हैं। मेरे 5 सवाल जिनके इर्द गिर्द हमारी चर्चा चलेगी। हमारा आज का पहला सवाल है कि आज मुल्क भर में जुमा अमन अमान के साथ अदा किया गया, ये उलमा की अपील का असर है या फिर कानून को लेकर के बेदारी जागरूकता जो अब लोगों में धीरे धीरे आ रही है। दूसरा सवाल, मुजाहिरीन को तशद्दुद पर आमादा किसने किया, यह भी एक अहम सवाल है। कौन इसके पीछे है, इस पर बात होनी चाहिए और लगातार हम इस पर बात कर रहे हैं। तीसरा, क्यों बार बार पीएफआई की कारकर्दगी पर सवाल उठ रहे हैं, हालांकि वो इससे इनकार कर रहे हैं, लेकिन एक बड़ी गिरफ्तारियां पीएफआई के लोगों की हुई है, खासतौर से दंगा भड़काने की साजिश में या इल्जाम में उन्हें हिरासत में लिया गया है, तशद्दुद भड़काने के इल्जाम में हिरासत में लिया गया है। चौथा सवाल, इस प्रोटेस्ट का इख्तिताम कब होगा, यह भी एक बड़ा सवाल है। लगातार लोग मुजाहरे कर रहे हैं, लगातार हर हफ्ते मुजाहरे हो रहे हैं, हर दिन मुजाहरे हो रहे हैं। कुछ एहतजाज पुरअमन होते हैं लेकिन कभी कभी तशद्दुद भड़क जाता है, लेकिन फिलहाल तशद्दुद नहीं हो रहा, ये एक अच्छी बात है। पांचवा सवाल, कांग्रेस तशद्दुद में मारे गए लोगों को शहीद कहने की बात कहती है लेकिन आर्मी पर सवाल करती है, ये कौन सी सियासत है, इस पर भी बात होनी चाहिए। तो शुरुआत करते हैं। मेरे साथ 2 खास मेहमान हैं, कुल 4 मेहमान होंगे लेकिन इस वक्त 2 मेहमान हैं, उनका तारुफ मैं आपसे करवाना चाहता हूं। मेरे साथ इस वक्त कांग्रेस पार्टी से विजय कौशिक जी हैं, कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं, आप इनको अक्सर अलग अलग टेलीविजन चैनल पर भी देखते हैं। साथ में मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी से शिवम त्यागी हैं, प्रवक्ता है। उत्तर प्रदेश से भी आपका ताल्लुक है, उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी से भी आपका ताल्लुक है। मैं आप ही के पास आना चाहूंगा शिवम त्यागी। उत्तर प्रदेश में लगातार लोगों को हिरासत में लिया जा रहा है। अगर पिछले जुमे और इस जुमे की बात करें तो इस बीच हम देखें उत्तर प्रदेश में ही आज के मुजाहरों में जो है शिद्दत कम रही है, तशद्दुद कम रहा है और नहीं भी हुआ है, लोगों ने पुरअमन ही एहतजाज किया। उसकी एक बड़ी वजह यही है कि लगातार पोस्टर चस्पा किए जा रहे हैं, उस पर भी अब सवाल उठ रहे हैं कि कौन इस तरह से करता है। आप एक तरह से लोगों के इंसानी हुकूक का हनन कर रहे हैं, लेकिन हमने कल वकील साहब से बात की तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा होता है, कानून है, आप पोस्टर चस्पा करके आप उनकी प्रॉपर्टी जब्त करके मुजाहरों में जो पुरतशद्दुद एहतजाज हुए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। पीएफआई पर बड़ी कार्रवाइयां हुई हैं और उत्तर प्रदेश सरकार इसको लेकर के बहुत अलर्ट नजर आ रही है, लेकिन सवाल यह भी उठ रहा है कि जाट आंदोलन हुआ था, उस दौरान इस तरह की कार्रवाई नहीं देखने के लिए मिली और भी इस तरह के एहतजाज होते रहे हैं जिस पर इस तरह की सख्ती नहीं देखने के लिए मिली, जैसे कि इन दिनों यूपी में देखने के लिए मिल रही है। इसको कैसे देखा जाए? देखिए इमरान जी, मैं सबसे पहले तो कानून से ही शुरू करता हूं। बिल्कुल सही कहा जो वकील साहब ने आपसे कल बताया होगा। 1984 में इस देश में एक एक्ट बना था, 1984 दंगा एक्ट। उस एक्ट के तहत सिचुएशन ये है कि अगर कोई भी व्यक्ति मॉब में है और वो इस देश की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाता है तो उससे ही वो पैसा वसूला जाना चाहिए। इसी तरह के एक केस में 1994 में महाराष्ट्र की सरकार से भी 74 लाख एक प्राइवेट पिटिशनर ने लिए थे। तो बात यह है कि अगर आप इस देश की प्रॉपर्टी को, इस देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको इसकी भरपाई करनी पड़ेगी। दूसरा, जहां तक बात पीएफआई की है, पीएफआई का तो कोई ये सरकार नहीं कह रही है, पीएफआई का स्टैंड आज से नहीं है। पीएफआई को लेकर केरला में 2010 में हाईकोर्ट में एक पिटीशन फाइल हुई थी वहां की सरकार के द्वारा, जिसमें कहा गया था कि इनका काम सिर्फ और सिर्फ जिहाद फैलाना है और ये लोग स्टूडेंट्स को और हर तरह के तबके को भड़काते हैं। उसके बाद पीएफआई के अलग अलग अड्डों पर वहां पर एक तरह से रेड हुई। रेड में वहां पर हैंडमेड बॉम्ब से लेकर और जिहादी जो ग्रुप्स हैं उनसे उनकी बातें, लिंकअप्स और तमाम वो चीजें आई। उसके बाद वहां का जो हाई कोर्ट है उसने उसको बैन रखा और
तभी से पीएफआई इस देश में पता है आपको। पीएफआई के तर्जुमान को भी आपने सुना, हम ही उनको सुनवा रहे थे, वो कह रहे हैं कि ये भी उत्तर प्रदेश सरकार की साजिश है या ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों की साजिश है उन्हें बदनाम करने की। देखिए 2010 में और केरला में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, और मैं कहता हूं सरकार पर तो आप लगा सकते हैं आरोप, लेकिन इसके अलावा भी अगर मैं कोर्ट्स की बात करूं तो कोर्ट्स पर तो आरोप नहीं लगा सकते। बैन भारतीय जनता पार्टी ने आप पर नहीं लगाया, बैन आप पर कोर्ट्स ने लगाया, और अलग अलग स्टेट्स की पुलिस ने आपको अलग अलग इलीगल एक्टिविटीज में पाया। आप लोगों ने बॉम्ब बनाया, आप लोगों ने आतंकवादियों से बातें एस्टैब्लिश की, आप लोगों ने इस देश के मुसलमानों को खास तौर से भड़काया और उनको जिहाद की तरफ अग्रसर किया। ये सारी चीजें कोर्ट में एस्टैब्लिश है, इसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है। हाँ, लेकिन आज जिस तरह से आपका रोल इस तरह से देखा गया है, खास तौर पर उत्तर प्रदेश में इस पुलिस ने जांच पड़ताल की, जांच पड़ताल के बाद जब देखा कि इस तरह से हंगामे बढ़ते जा रहे हैं और बड़े प्लान्ड तरीके से, आपने देखा होगा पिक्चर्स, तस्वीरें देखी होंगी। लेकिन सवाल ये उठता ना शिवम अच्छी कार्रवाई हो रही, सख्त कार्रवाई हो रही, होनी भी चाहिए जो तशद्दुद पर आमादा होते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि इससे पहले भी मुजाहरे उत्तर प्रदेश में हुए हैं, अलग अलग जातियों के लोगों ने किया है, उन पर इस तरह की कार्रवाई क्यों नहीं? तो बार बार सवाल ये उठता है कि आपकी नीयत एक तबके के लिए भर गड़बड़ है, आप कहीं ना कहीं वो देखकर निशाना बना रहे हैं या सख्ती ला रहे हैं। सवाल यह है कि फिर सब पर हो तो बेहतर हो, या अगर यहीं से आगाज हो रहा है तो आगे क्या देखने के लिए मिलेगा? अगर कोई इस तरह की हरकत करता है, चाहे वो किसी भी मजहब मिल्लत से ताल्लुक रखने वाला हो, सरकारी संपत्ति का नुकसान करता है, तशद्दुद पर आमादा होता है, तो क्या इतनी ही सख्त कार्रवाई होंगी? उनकी तस्वीरें भी ऐसे ही चौक चौराहों पर चस्पा होंगी जैसे रामपुर में हो रही हैं या यूपी के अलग अलग हिस्सों में हो रही हैं? पहली चीज तो ये कि इसे बिल्कुल भी जाति धर्म से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। अगर किसी ने भी तोड़ा है इस देश की संपत्ति को तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, एक। दूसरी, अगर आप बात करते हैं कि बाकी के राज्यों में, हाँ, भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकार है और जहां जहां ये चीजें होंगी उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और मैं आपको कहता हूं कि आप गूगल उठाइए और देखिए हरियाणा में जो दंगे हुए थे और जो सिचुएशन हुई थी, उसके बाद लोग कितने कितने महीनों और सालों तक जेल में रहे और जो चीजें आगे बढ़ी वो सबने देखी हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आपको अधिकार है हिंसात्मक प्रोटेस्ट करने का। उन्हें तो नोटिस नहीं भेजे गए थे ना, नहीं, सवाल ये है ना, लीगल उनकी तो तस्वीरें ऐसे चौक चौराहों पर नहीं लगी थी। मैं उसकी मुखालफत नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। आप भारतीय जनता पार्टी है, आप सरकार है उत्तर प्रदेश, मैं आपसे पूछ रहा हूं, और सवाल यही उठ रहा है कि नीयत आपकी अगर कार्रवाई की भी है तो सोशल एलिमेंट क्या उसके पीछे भी कोई वजह है? वो किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, किसी भी संप्रदाय से हो, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां पर है, ये एक अलग बात है कि इसी देश में एक हरियाणा में क्या हुआ था? बैठी है, हरियाणा में क्या हुआ था? 5 लाख रुपए और नौकरी दे रही है। राम रहीम के समर्थकों ने जब आंदोलन किया था तब क्या हुआ था? है अगर उस स्टेट में, तो उस स्टेट में कोई भी जाति धर्म संप्रदाय से कोई भी व्यक्ति अगर दंगा करेगा, सोसाइटी इस देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा, तो माफ कीजिए आपके खिलाफ कार्रवाई भी होगी और आपसे हर्जाना भी वसूल किया जाएगा। मैं ये मानूं कि यहां से अगर चलिए पुरानी बातों को भूल भी जाएं तो यहां से परिपाटी शुरू हुई है, ये रिवायत शुरू हुई, ये तो माने कम से कम आगे अगर कोई भी ऐसा करेगा तो हम यूपी सरकार का, भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकारें हैं कम से कम वहां यही रुख देखेंगे। नहीं इमरान, इस देश में कोर्ट भी है, अगर ऐसा नहीं होता है तो कोर्ट ने कानून नहीं बनाया होता। कोर्ट ने कानून भी बनाया है, सरकारों ने इस पर काम भी किया है, लेकिन हां, जिस तरह से दंगे में, जिस तरह से हंगामे में लोगों ने संपत्ति को, राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, तो ये आपको चस्पा, पोस्टर्स और ये तमाम चीजें दिख रही हैं, लेकिन ये हर घटना के बाद ऐसा होता रहा है और आगे भी होता रहेगा। हम इस चीज के लिए कटिबद्ध हैं। हम वो सरकार नहीं है कि बलात्कार के आरोपी को और बलात्कारी को मशीन और 10,000 दे दे और दंगे वाले को 10 लाख 5 लाख रुपए और सरकारी नौकरी दे दे। ठीक है, मैं आना चाहूंगा विजय कौशिक जी आपके पास। ये भी एक सच्चाई है, एक अहम बात है। प्रियंका गांधी वाड्रा कहती हैं बिजनौर में तशद्दुद में मारे गए व्यक्ति को शहीद का दर्जा दो, उसे शहीद कहो, और जितने भी लोग इस तरह के तशद्दुद में मारे गए हैं सड़कों पर आकर के, उन्हें शहीद कहो। लेकिन संदीप दीक्षित आर्मी चीफ पर सवाल उठाते हैं, फौज की कारकर्दगी पर सवाल उठाते हैं। कांग्रेस की कौन सी सियासत है? मुझे समझा दीजिए कि इस तरह की फौज पर सवाल उठाने से आर्मी चीफ को उनकी हद याद ओवैसी भी दिला रहे हैं, कांग्रेस भी उसको लेकर के बात करिए, इससे कौन लोग खुश होते हैं और कौन लोग कांग्रेस को वोट देने लगते हैं? देखिए, नौकरशाही में उच्च पदों पर बैठे हुए लोगों का कोई धर्म नहीं बनता, कोई उनका ऐसे कोई मापदंड नहीं है कि जो उन्हें इस बात के लिए प्रेरित करें कि वे राजनीतिक पार्टियों के दिशा निर्देश तय करने लगें। तो उनको राजनीतिकरण करने से बचना चाहिए था। अपनी बात को दूसरे तरीके से कह सकते थे सेना प्रमुख, खैर उनका मुद्दा अलग है। प्रियंका जी को किसने क्या मिसगाइड किया, क्या सही बताया, क्या गलत बताया, वो भी एक
जांच का मुद्दा है, अलग मुद्दा है, लेकिन सबसे पहले मैं भाजपा की कलई खोलना चाहता हूं, क्योंकि अभी मेरे प्रियंका गांधी वाड्रा धरने पर बैठी थी, विजय कौशिक जी आपको पता नहीं, वो धरने पर मीडिया में आके बार-बार कहा कि बिजनौर में जो तशद्दुद हुआ है उसमें मारे गए व्यक्ति को, शख्स को शहीद का दर्जा दिया जाए, वो ये बात कह रही थी। इन्हीं मुजाहरों में जिनमें तशद्दुद हुआ है अभी पिछले दिनों सीए एनआरसी को लेकर के। नहीं, जो उन्होंने इंडिया गेट पर प्रदर्शन किया था वो उन्होंने छात्रों के फेवर में किया था कि किस तरीके से छात्रों का दमन कर रही है सरकार, और जिनको शहीद बताया था वो छात्र थे। देखिए, जो मारे गए तशद्दुद में कांग्रेस उनको शहीद मानती है नहीं, ये आप क्लियर कर दीजिए। देखिए, वो शहीद है या शहीद मानने वाली कौन होती है? प्रियंका गांधी वाड्रा कह रही है, आपकी महासचिव कह रही है, सर शहीद थे, जनरल सेक्रेटरी कह रही है। अगर कोई निर्दोष व्यक्ति उसमें मारा जाता है तो कांग्रेस तो निश्चित तौर पर कहेगी कि अभी उसको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। अगर कोई निर्दोष नागरिक मारा जाता है पुलिस की गोली से, और अगर वो दंगाई है, और लेकिन सच्चाई ये है कि लेकिन ये भी सच है, यूपी पुलिस के मुताबिक पीएफआई के लोग बड़ी तादाद में गिरफ्तार हो रहे हैं जो कि बाकायदा दंगा कराने की कोशिश कर रहे थे, हालांकि पीएफआई इनकार कर रहा है। तो अगर दंगा कराने की कोशिश करने वाले हिरासत में लिए जा रहे हैं, या जिनकी वजह से लोग मारे जा रहे हैं, या जो इसमें मुलव्विस हो और पुलिस की कार्रवाई मारे गए, क्या आप उन्हें शहीद कहेंगे? इमरान जी, क्या आप उन्हें शहीद कहेंगे? मैं सिर्फ कुछ छोटी छोटी चीजें आपको बता देता हूं, उसके बाद जो आप फैसला करेंगे मुझे नहीं, मैं फैसला करने वाला कोई नहीं, मैं आवाम तक आप दोनों की बात पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आप पहुंचाना चाहते हैं तो मुझे कहने का मौका दीजिए, छोटा सा मौका। आर्मी के एक अफसर ने 6-7 गरीब मजदूरों को उठाया, आतंकवादी बताकर उनको गोली मार दी गई। बाद में जब अखबारों में छपा, खुलासा हुआ, जांच हुई, तो दोषी अफसरों के खिलाफ कार्रवाई हुई। गुड़गांव के अंदर एक बच्चे की हत्या के मामले में पुलिस कंडक्टर को पकड़ती है, हरियाणा पुलिस, और उसे मार पीट कर उगलवा लेती है कि हाँ जी ये हत्या मैंने ही की है। बाद में जब सीबीआई जांच होती है तो असली मुलजिम जो एक बच्चा ही होता है वो पकड़ा जाता है। तो ये पुलिस किससे क्या उगलवा रही है, वो कितना सच है कितना नहीं है, ये बाद की बात है, जांच का विषय है कि कोर्ट में इनके सबूत आप देखिए कि जिनको इन्होंने आतंकवादी साबित कर करके जेलों में डाला वो बाद में बरी हो गए। तो मेरे जो कहने का अर्थ है, अभी इसमें कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि इस मामले की सच्चाई क्या है, कौन कौन लोग शामिल हैं, सरकार की मंशा क्या है। मैं सिर्फ जो कहना चाहता हूं वो ये कहना चाहता हूं, आपने जाट आंदोलन का मुद्दा उठाया, इसी तरीके से दलितों का भी आंदोलन हुआ था। आपको याद हो कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मानव अधिकार जो हैं हमें मिले हुए हैं, उनको कुचलने का काम कोई कानून किसी को नहीं दे सकता, इसलिए किसी को भी अगर इस एक्ट में गिरफ्तार करना है तो जांच के बाद गिरफ्तार कीजिए। और उसको लेकर आंदोलन शुरू हो गया था, देश भर में संपत्तियां फूकी गई थी, सरकारी संपत्ति, बसों में आग लगाई गई थी। सही बात है कि कितने इन्होंने पोस्टर लगाए, यहां तक कि जाट आंदोलन में जो लोग शामिल थे, जिन्होंने जब बसें फूकी थी, उनको वोट बैंक की राजनीति के चलते उनके केस वापस लेने का काम इनकी हरियाणा की खट्टर सरकार ने किया। तो बगल में छुरी है, मुंह में राम राम है, अपनी राजनीति के लिए, अपने फायदे के लिए आज ये दिखाना चाहते हैं कि केवल हम हैं जो मैं शिवम के पास जाऊंगा आपके सवाल के साथ, लेकिन मुझे ये बता दीजिए विजय कौशिक जी, तो आप ये चाहते हैं कि कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जो तशद्दुद पर आमादा लोग हैं, क्या उन पर सख्ती नहीं होनी चाहिए? पिछले जुमे और आज के जुमे में फर्क आपको पता है? पिछले जुमे में किस तरह से तशद्दुद हुआ था और कितने लोगों की जान गई थी, आज कम से कम एहतजाज हुआ, लेकिन लोगों की जान नहीं गई, तशद्दुद नहीं हुआ। मुझे बताइए कि पिछले शुक्रवार को क्या कांग्रेस ने इनसे कहा था कि आप ढील दो? इन्होंने ढील दी, क्यों दी? क्योंकि ये चाहते हैं कि भी गड़बड़ हो। आप मुझे बताइए, जहां जहां दंगे फसाद हुए वहां बीजेपी की सरकार। मैं कांग्रेस के स्टेटमेंट बता देता हूं, कांग्रेस का स्टेटमेंट था, कांग्रेस कहती थी सीएए एंटी मुस्लिम है, लगातार कांग्रेस के लोग कहते रहे। उसके बाद चंद्रशेखर आजाद, जिनको रावण भी कहा जाता है, वो पिछले जुमे को जामा मस्जिद के बाहर मुजाहरा कर रहे थे और कह रहे थे कि ये एंटी दलित है। उसके बाद में आज कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी कहते हैं कि ये जो है ये बिल है जो एनटी गरीब है, गरीबों को के लिए कहा था। हाँ, मैं एनआरसी सीए की बात कर रहा हूं। तो ये राजनीति करके ये कंफ्यूजन और ये अलग अलग स्टैंड कौन ले रहा है? देखिए, मैं इसको सियासत ना समझूं, मैं इसको राजनीति ना देखूं, इसके पीछे की। राहुल गांधी जी ने जो कहा है मानवीय आधार पर कहा है, आज देश में भ्रष्टाचार चरम पर है और उन्होंने बड़ा स्पष्ट कहा कि अब इसकी आड़ में लोगों को लूटने का काम किया जाएगा। ये सरकार लोगों को रोजगार देने में विफल साबित हुई है। इसके अलावा आप ये बता दीजिए कि ये एंटी मुस्लिम है, देश में आर्थिक मंदी है, एंटी दलित है या एंटी गरीब है, क्या है? देखिए, सीए एनआरसी क्या है? सीएए एनआरसी में दोनों की बात कर रहा हूं, और एनपीआर को लेकर भी आप लोगों के खदशात हैं। हालांकि कांग्रेस बड़ी चालाकी से इस पर खामोशी रखी हुई है। एनपीआर पर कांग्रेस ने वो क्या खामोश हिमायत है क्या इस मामले में, ये भी बता दीजिए। मैं बड़ा आप तो लीडर हैं कांग्रेस के। नहीं, मैं सिर्फ एक सीधी सी बात कहता हूं
CAA से पहले सरकार को इंतजार करना चाहिए था नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का और NRC का। उसके बाद में आपको नीति के घोषणा करते तो उसका स्वागत होता, लेकिन सरकार जो इसका राजनीतिकरण कर रही है इन सारे मुद्दों का, इससे देश में एक अफरा तफरी का माहौल बन गया है और जिसका फायदा भाजपा ही ले रही है, क्योंकि हिंदू मुस्लिम करने से भाजपा के कई फायदे हैं। एक तो लोग बेरोजगारी को भूल गए, रोजगार काम धंधों की स्थिति को भूल गए, महंगाई को भूल गए, चारों तरफ देश में लूट मची हुई है महंगाई और लूट को लेकर। तो इन सब मुद्दों से ध्यान हटाकर हिंदू मुस्लिम पर कर दिया है। आज जिस हिंदू से बात मैं करता हूं वो ये कहते हैं कि भाई साहब ये पहली सरकार आई है जो मुसलमानों को ढूंढ कर उनका इलाज कर रही है। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था कि किसी दंगे फसाद की कीमत लोगों की संपत्ति बेचकर वसूली गई। मुझे तो ये लगता है विजय कौशिक जी, मैं शिवम आपके पास आ रहा हूं कि हिंदू मुसलमान तो आप ही करने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदू से मैंने बात की तो मुसलमानों के लिए कहा, ये कांग्रेस का लीडर कह रहा है। कैसे देखेंगे भाई, कैसे देखेंगे? कैसे देखेंगे? बताइए, जाट आंदोलन के जाटों के केस वापस लेते हैं। पहली बार एक प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो इस देश के गरीबों के लिए कहते हैं कि आइए मैं आपको मकान देता हूं, आप सही से रहिए, आइए मैं आपको शिक्षा देता हूं, आप सही से रहिए, आइए आपको 5 लाख रुपए का बीमा देता हूं। तो झुग्गियां खत्म हो गई होंगी, हर आदमी को मकान मिल गया। मैं आपको सब्सिडीज की बात करता हूं, आप आइए। 5 करोड़ छात्रों में से 2.5 करोड़ महिलाएं होनी चाहिए, आपके हाथ में कंप्यूटर। झुग्गियां तो विजय कौशिक जी 70 सालों में खत्म नहीं भगाएंगे। झुग्गियां 70 सालों में खत्म हो गई क्या विजय कौशिक जी? होंगी, झुग्गियां भी खत्म होंगी। वो भी हमारी कमिटमेंट है कि 2022 तक इस देश के हर व्यक्ति के पास मकान होगा। और हमने उसमें ये नहीं कहा कि उसमें मुस्लिम नहीं है। वो एक अलग बात है कि आप जो चाहें उसको हिंदू मुस्लिम से नाप सकते हैं। एक चीज, बावजूद इसके आप अपनी राजनीति देखिए। शुरुआत में आपने इसे हिंदू मुस्लिम बताया, उसके बाद खूब दंगे भड़काए, हंगामा किया, आपके तमाम नेताओं के ऊपर FIR हुई। अगर कहीं पर भी मैं जाऊं तो कहीं ना कहीं। अच्छा शिवम भाई ये बता दीजिए इस सब में फायदा किसका? फिर जब आपका वो नहीं चला तो आज आप राहुल गांधी शिवम भाई मुझे तो बता दीजिए मुझे लगता है आज सुबह फायदा किसका? स्क्रिप्ट याद करके थे, किसी रिपोर्टर ने उनसे NPR पर बात कर ली तो उनको तो दिक्कत हो गई, उन्होंने वही GST वाली स्क्रिप्ट जो है कॉपी पेस्ट कर दी। बहरहाल उनसे तो यही उम्मीद की जा सकती है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है, इस देश के प्रधानमंत्री जब भी बात करते हैं 130 करोड़ की बात करते हैं। हम वो प्रधानमंत्री नहीं है जो बाहर निकल कर ये कहे कि बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। नहीं, इस देश पर ये बात भी सच है कि वजीर दाखिला एक बात करते हैं और वजीर आजम दूसरी बात करते हैं। बिल्कुल नहीं करते। नहीं, ये आपको ये भी एक सच्चाई है। ये भी एक सच्चाई है। सरकार की वार्षिक रिपोर्ट में है, ये भी एक सच्चाई है। NPR को लेकर के उस वक्त के वजीर दाखिला, इसी सरकार नरेंद्र मोदी सरकार के पिछले वजीर दाखिला राजनाथ सिंह ने क्या कुछ कहा था, उनके ट्वीट्स भी लगातार हैं, आज भी मौजूद हैं। सोशल मीडिया का दौर है, आप तमाम चीजों को जानते हैं। और उसको NRC की सीढ़ी उन्होंने बताया था। मौजूदा हुकूमत कहती है, मौजूदा वजीर दाखिला कहते हैं ऐसा नहीं है। वजीर आजम अपनी बात अपनी रैली में दूसरे ढंग से कहते हैं, कोई डिटेंशन कैंप नहीं है, NRC नहीं होगा, अभी तक कुछ नहीं होगा। तो ये कंफ्यूजन भी है, इसको भी आप लोग क्लियर कीजिए कम से कम। सुन लीजिए, 1985 में असम अकॉर्ड हुआ, उसके बाद 2003 में NPR के ऊपर रिपोर्ट्स बनी, 2004 में उस पर काम हुआ, 2010 में उसे लागू किया गया। अभी मैं चैलेंज देता हूं विजय कौशिक जी को, गूगल करिए, इन्हीं की सरकार ने यह कहा था कि NPR इज द बेबी ऑफ NRC। इन्हीं ने कहा है, ये समझौते इनके सरकार में हुए, नहीं आया था, सरकार में बने शिवम भाई ग्रुप्स बने, क्या उस टाइम CAA आ चुका था? सरकार में ऐड हुआ, NRC में सेक्शन 4 इनके सरकार में ऐड हुआ, और ये हमसे पूछ रहे हैं कि आप NRC ला रहे हो। फिर आप सरकार चलाई क्यों रहे हैं? आप कांग्रेस के सारे कामों को कर रहे हो। इस देश में कानून और संविधान नहीं बदलती भारतीय जनता पार्टी किसी शाहबानो केस के लिए। इस देश के सारे नागरिक एक समान है इस देश के सामने, बात बिल्कुल साफ है। अपनी कोई नीति, कोई प्लानिंग है भाजपा की? कुछ काम किया आप लोगों ने करने का तरीका है एक। जहां तक बात CAA की है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, 3 देशों से माइनॉरिटीज परसिक्यूशन जो 31 दिसंबर 2014 तक हो चुका है, उनके लिए है। और NRC एक प्रोसीजर है, एक कमिटमेंट है इस भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन उसका मसौदा क्या होगा, उस पर बात क्या होगी, उसकी डॉक्यूमेंटेशंस क्या होगी, वो अभी तय नहीं हुआ है। चुनावी रैलियों में बताया जाएगा। वो चुनावी रैलियों में बताया जाएगा। शिवम त्यागी, कमिटमेंट इस देश क्रिश्चियन पारसी कोई इस देश से बाहर इस देश का नागरिक नहीं जाने वाला। चलिए मैं लौट रहा हूं। मेरे साथ फिरोज बख्श साहब भी जुड़ गए हैं, चांसलर हैं मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के, और हमारे साथ प्रोफेसर सुधांशु शुक्ला साहब भी स्टूडियो में तशरीफ फरमा है, एक अच्छे सियासी तज्जियाकार हैं।